खुशी उनके अंग-अंग से फूट रही थी। वो तीनों यूँ पुरशौक नज़रों से डायमंड ऑफ डेथ को देख रहे थे जैसे ज़िंदगी में पहली बार उन्हें हीरा देखने का मौका मिला हो। फैनी भी सर पर पट्टी बाँधे यूँ मुस्कुरा रहा था जैसे उसने कोई ज़बरदस्त जंग लड़कर कोई शहर फ़तह कर लिया हो। ज़िंदाबाद फैनी ज़िंदाबाद! तुमने जिस महारत से हीरा तब्दील किया है, बड़े-बड़े जादूगर भी नहीं कर सकते। पामर ने खुशी से उछलते हुए कहा। उसका चेहरा अंदरूनी मुसर्रत से जगमगा रहा था। वो बड़ी मीठी नज़रों से फैनी को देख रहा था जो इस वक्त अपनी असल शक्ल में था। लेकिन तुम देर से क्यों पहुंचे? अगर हादसे में मेरी गर्दन टूट जाती तब? फैनी ने अचानक किसी ख्याल के तहत पूछा। हमने वो मकान कवर कर रखा था जहां तुम्हें रखा गया। हमारा ख्याल था कि यहाँ से आने के बाद वो तुम्हें जाने की इजाज़त देंगे। लेकिन जब तुम्हारे आने में देर हो गई तो हम बौखला आ गए। हमने सीडी हाल की तरफ कार्रवाई की और इत्तेफाक से तुम रास्ते में ज़ख्मी हालत में मिल गए। अगर हम वहाँ पहुँच कर तुम्हें ना ले आते तो यकीनन तुम्हें अस्पताल पहुँचा दिया जाता और फिर ये हीरा भी बरामद हो जाता और तुम्हारे मेकअप का राज भी खुल जाता। पामर ने कहा। पामर को इत्तला कर दी कि वो असल कार्लस आकलस को छोड़ दे। ड्रैगन ने पामर से मुहातिब होकर कहा। हाँ, जब तुम उसे डॉक्टर से पट्टी कराने ले गए थे तो मैंने पामर को इत्तला कर दी थी कि वो कार्ल आकलस को छोड़कर आ जाए और अपनी मौजूदगी के तमाम निशानात भी मिटा दे। उसके साथ ही मैंने एक्रीमियन हकाम को भी अपनी कामयाबी की इत्तला दे दी ताकि वो अपनी अमानत हमसे हासिल कर लें। वो आने ही वाले होंगे। पामर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये हीरा एग्रीमेंट हकाम के हवाले ना करें? अचानक फैनी ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या मतलब? पामर और ड्रैगन ने बैकवक्त चौंकते हुए कहा। ये हीरा बहुत कीमती है। खुफिया तौर पर भी अगर उसे फरोख्त कर दिया जाए तब भी बहुत सी रकम हाथ लग सकती है। फैनी ने जवाब दिया। नहीं फैनी, हुकूमत एग्रीमा बेहद ताकतवर है। अगर हम हीरा लेकर फरार हो गए तो एग्रीमा के शिकारी कुत्ते हमें पूरी दुनिया में कहीं चैन से नहीं बैठने देंगे। हवस अच्छी नहीं होती। हमने पहले ही हीरे को काफ़ी से ज़्यादा कीमत वसूल कर ली है। पामर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर इससे पहले कि फैनी कोई जवाब देता, अचानक पास पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। पामर ने जल्दी से रिसीवर उठा लिया। येस बैंकॉक स्पीकिंग। पामर ने कोड नाम दोहराते हुए कहा। मिस्टर बैंकॉक, सौदे के कागजात तैयार हो गए हैं। हमारा नुमाइंदा आपसे दस्तखत कराने अभी पहुंच रहा है। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। उसकी कोई शुनाख्त होकर हो सकती है इस सौदे में कोई गलत पार्टी टपक पड़े। पामर ने कहा। गुड शो। हमें आपकी एहतियात पसंद आई। हमारे आदमी ने सुर्ख रंग की टाई पहनी होगी जिस पर सांप की तस्वीर होगी। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, पामर ने कहा। उसके साथ ही रिसीवर रख दिया गया क्योंकि दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म कर दिया गया था। जी भरकर देख लो इस हीरे को, फिर ये हम जैसे लोगों के हाथ कहाँ लग सकता है? पामर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या देख लें पामर? पता नहीं ये माहिरीन कैसे असल और नकल में फ़र्क मालूम कर लेते हैं। मेरे पास जो नकल थी वो भी बिल्कुल ऐसी ही थी। फैनी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। कमाल है, तुम पर तो पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई थी कि तुम दुनिया के सबसे बड़े हीरा शनास हो और तुम कहते हो कि असल और नकल में फ़र्क भी मुझे मालूम नहीं। ड्रैगन ने कह कहा मार कर कहा। भाई इस वक्त तो उस वजीर दाखिला की शक्ल देखने वाली थी जब मैंने ऐलान किया कि हीरा नकली है। पामर ने हंसते हुए कहा और फैनी भी बेएहतियात हंस पड़ा। उस लम्हे बजर बजने की आवाज़ सुनाई दी और वो तीनों चौंक पड़े। पापा ने जल्दी से हाथ में पकड़ा हुआ हीरा ड्रैगन के हवाले करते हुए कहा। तुम और फैनी अंदर वाले कमरे में चले जाओ और मोहतात रहना। जब तक मैं मुतमईन हो जाऊंगा तब बुलाऊंगा। पापा ने कहा और ड्रैगन हीरा जेब में डालते हुए उठकर खड़ा हो गया। फैनी भी उठा और वो दोनों तेज तेज कदम उठाते अंदरूनी कमरे में चले गए। पामर ने करीब पड़ा हुआ एक डिब्बा उठाया और उसकी सतह पर लगे हुए 2 बटन एक के बाद दीगरे दबा दिए। इस तरह बैरूनी दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और चंद लम्हों बाद एक नौजवान हाथ में ब्रीफकेस उठाए मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने सुर्ख रंग की टाई बांध रखी थी। हेलो मिस्टर बैंकॉक। नौजवान ने मुसाफे के लिए पामर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। हेलो, पामर ने मुस्कुरा कर मुसाफिहा करते हुए कहा। फेलोज आने वाले ने मुस्कुराकर अपना नाम बताते हुए कहा। तशरीफ रखें। पामर ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। नौजवान ब्रीफकेस एक तरफ रखकर कुर्सी पर बैठ गया। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? पामर ने संजीदा लहजे में कहा। सौदे के कागजात ले आया हूँ, दस्तखत कर दीजिए। नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे ठीक है, लेकिन क्या आप डायमंड ऑफ डेथ को इस तरह आम तरीके से ले जाएंगे? पामर ने इस बार खुलकर बात करते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं मिस्टर बैंकॉक, हज़ारों निगाहें मेरे साथ चलेंगी, आप बेफिक्र रहें। यह हमारा अपना इंतज़ाम है। फेलोज ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा। ओके, पामर ने कहा। फिर उसने अंदर कमरे की तरफ रुख करते हुए कहा। आ जाओ लंदन। और उसकी आवाज़ सुनते ही ड्रैगन बरामदे से बाहर आ गया जबकि फैनी बदस्तूर अंदर ही रहा। ये आपके असली नाम है? फेलोज ने शहरों के नामों पर हैरान होते हुए कहा। मिस्टर फेलोज, जैसे आपका नाम नकल होगा इसी तरह ये नाम भी वक्ती है। हमें फोर कार्नर से खास तौर पर हिदायत की थी कि ये नाम बोले जाएं। पामर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फोर कार्नर से? तो क्या आप फोर कार्नर्स के रुकन नहीं हैं? फेलोज ने चौंकते हुए कहा। अरे नहीं जनाब, फोर कार्नर्स तो बहुत बड़ी तंजीम है, हमें तो सिर्फ राब्ते के लिए एंगेज किया गया है। पामर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
आई सी। लेकिन फोर्ड कार्टर ने इस अहम तरीन मामले में आप पर एतमाद किया है तो आप उनकी नज़र में कोई मुकाम रखते ही होंगे। फेलोज ने सर हिलाते हुए कहा। जाहिर है मिस्टर फेलोज, पामर ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा। ठीक है, सौदा लाइए ताकि मैं जा सकूं, मेरे साथी बाहर इंतजार कर रहे होंगे। फेलोज ने कहा और पामर ने ड्रैगन की तरफ देखकर सर हिलाया। ड्रैगन ने जेब से वो हीरा निकाला और पामर की तरफ बढ़ा दिया। शुक्रिया। पामर ने हीरा लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक हल्की सी ठक की आवाज़ सुनाई दी और दूसरे लम्हे फेलोज ने चीख मार कर कुर्सी से समेत पीछे उलट गया। उसके सीने से खून बहना शुरू हो गया था। ड्रैगन और पामर उछल कर खड़े हो गए। खबरदार अगर किसी ने हरकत की। अचानक साइड रूम के दरवाजे से दो मुसल्लह अफराद अंदर दाखिल हुए। उन्होंने चेहरों पर नकाब बांधे हुए थे और उनके हाथों में साइलेंसर लगे रिवॉल्वर थे। तुम कौन हो? पामर ने अपने आप को संभालते हुए कहा। हम खुदाई फौजदार हैं, ये हीरा मेज पर रख दो वरना। एक रिवॉल्वर बरदार ने इंतहाई तेजी उसे और क्रॉस लहजे में कहा। उसी लम्हे ड्रैगन ने इंतहाई तेजी से साइड होलेस्टर से रिवॉल्वर निकालना चाहा और दूसरे लम्हे ठक की आवाज़ सुनाई तो ड्रैगन चीख मारकर घूमता हुआ नीचे फर्श पर जा गिरा। पामर ने तेजी से गोता लगाया और अपने आप को सोफे के पीछे छुपाने की कोशिश की, लेकिन ठक की आवाज़ फिर उभरी और पामर धड़ाम से फर्श पर जा गिरा। हीरा उसके हाथ से छूटकर लुढ़कता हुआ इन रिवॉल्वर बरदारों के पैरों में जा पूंजा। एक रिवॉल्वर बरदार ने जैसे ही हीरा उठाने के लिए झुका, उसके साथ खड़ा हुआ रिवॉल्वर बरदार पर एक धमाके से चीख मारकर अंदर जा गिरा और हीरा उठाने वाले ने झुके झुके अंदाज में बिजली की सी तेजी से छलांग लगाई और करीबी सोफे की आड़ में हो गया। दूसरा धमाका हुआ सही, लेकिन उससे चंद इंच ऊपर से गोली निकल गई। सोफे के पीछे छुपते हुए रिवॉल्वर बरदार ने जोर से चीख मारी और उसके हलक से चीख निकलते ही पिछले दरवाजे से एक आदमी हाथ में रिवॉल्वर लिए तेजी से बाहर निकला और सोफे के पीछे छुपे हुए रिवॉल्वर बरदार ने ट्रैगर दबा दिया और अंदर से आने वाला आदमी चीखता हुआ वहीं दरवाजे में उलट गया। रिवॉल्वर बरदार ने उसे गिरते ही जोर से छलांग लगाई और दूसरे लम्हे वो दरवाज़ा पार कर गया। कर्नल फरीदी ने इमरान और उसके साथी सफदर की निगरानी पर जीरो सर्विस के कई अफराद तैनात कर रखे थे। उसे मालूम था कि इमरान ही ऐसी वाहिद पार्टी है जो इसकी आंखों में धूल झोंक सकती है, इसलिए वह इमरान और उसके साथी की नकलो हरकत से पूरी तरह बाखबर रहना चाहता था। इसी निगरानी का नतीजा था कि कर्नल फरीदी को इमरान और प्रोफेसर आलसन की मुलाकात का इल्म हुआ और फिर प्रोफेसर आलसन कर्नल फरीदी के सामने चंद लम्हे भी ठहर ना सका और इसे इमरान के लाए हुए महतूत और अपनी दस्तखतशुदा दस्तावेज के मुतालिक सब कुछ बताना पड़ा। कर्नल फरीदी इमरान के इस दाव पर पूरी तरह चौंक पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि इमरान कोई काम अधूरा नहीं करता, इसलिए उसने फौरी तौर पर हरकत में आने का फैसला किया। फिर लंदन में अपने मखसूस ऑफिस से फौरी राब्ते के नतीजे में उसे उस महतूते की लाइब्रेरी में फिल्म का पता चला और नतीजा ये हुआ कि उसके ऑफिस से वो फिल्म ही चोरी करनी पड़ गई ताकि इमरान अगर दावा करे तो ये फिल्म सबूत के तौर पर पेश कर सके। इस तरह से जब ये मालूम हुआ कि इमरान और उसके साथी ने उस मकान को घेर रखा है जिसमें कातिल आखलस को रखा गया है, तो वो अचानक चौंक पड़ा। फिर उसके जहन में ख्याल आते ही उसने रामेश सिंह से फ़ोन पर बात की और तब उसे पता चला कि इमरान ने भी वही बात पूछी है जिसके मुतालिक वो दरियाफ्त कर रहा है। उसने फरीदी को भी बताया कि हीरे की तीसरी नकल हुकूमत एक्रीमा को दी गई है। तब फरीदी को यह एहसास हुआ कि शायद कातिल आखलस को हुकूमत एक्रीमा ने खरीद लिया और वो असल हीरे को शनाख्त करते वक्त नकल में बदल देगा। लेकिन इस सिलसिले में दो बातें वजाहत तलब थी। एक तो ये कि इस तरह गैर कानूनी तौर पर हीरे को हासिल करके हुकूमत एक्रीमा को क्या फ़ायदा होगा। एक्रीमा बेहद अमीर मुल्क है, वो बड़ी सी बड़ी बोली देकर हीरा खरीद सकता है, जबकि गैर कानूनी तौर पर हीरा हासिल करने के बाद वो उसकी नुमाइश भी ना कर सकेगा। और दूसरी बात ये कि हीरे को शनाख्त के दरमियान तब्दील करना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि टेलीविज़न कैमरों की वजह से पूरी दुनिया की नज़रें उन पर जमी हुई होंगी। लेकिन इसके बावजूद उसने ज़ीरो सर्विस को इमरान की निगरानी के सिलसिले में और ज़्यादा अलर्ट कर रखा था। फिर जब उसे इत्तला मिली कि इमरान का साथी सफदर उस मकान के करीब मंडला रहा है जहाँ कातिल अखलस को रखा गया है और इमरान उस मकान से करीब ही एक कैफ़े में मौजूद है, तो उसके जहन में उलझनें बढ़ती चली गईं। टेलीविज़न पर शनाख्त का मरहला देखते हुए जब उसने कातिल अखलस को लड़खड़ाते हुए देखा, तो वो फ़ौरन ही सारी बात समझ गया और फिर उसने फ़ौरी कार्रवाई की और वो अपने साथियों समेत सीधा उस जगह आ गया जहाँ इमरान की रिहाइश गाह थी। उसे मालूम था कि इमरान हीरा हासिल करके सीधा वहीं आएगा और जहाँ वो अचानक छापा मार कर उससे हीरा हासिल कर लेगा, वहाँ उसने एक मेज़ के नीचे एहतियातन एक जदीद किस्म का वायरलेस ट्रांसमीटर माइक लगा दिया ताकि वो उससे किसी भी वक्त फ़ायदा उठा सके। उसके बाद उसे इत्तला मिली कि इमरान अचानक कैफ़े से निकल कर सड़क पर आया और उसने कार एक तरफ छिपा कर रोक दी है और सड़क पर कोई चीज़ फेंकी है। गो उसका आदमी काफ़ी दूर से निगरानी कर रहा था, क्योंकि उसने उसे इमरान से काफ़ी फासला पर रहने की तलकीन की थी, लेकिन उसके पास ताकतवर दूरबीन थी, इसलिए वो इमरान की नकलो हरकत आसानी से देख सकता था। उसे लम्हा-लम्हा की रिपोर्ट मिलती रही। जब कातिल अखलस की कार को हादसा हुआ, फिर इमरान ने कातिल अखलस की जेबों की तलाशी ली, तो उसे यकीन हो गया कि उसका नज़रिया दुरुस्त है और इमरान ने हीरा हासिल कर लिया है। उसके आदमी ने उसे बताया कि तलाशी लेने के बाद इमरान अपनी कार की तरफ गया और अब ये और बात है कि दरमियान में एक बड़ा दरख्त आ जाने की वजह से वो इमरान को उस पुराने दरख्त की जड़ में हीरा छुपाते हुए ना दिख सका और यही समझा गया कि इमरान कार तक गया और उसके बाद उसे इत्तला मिली कि इमरान कार में बैठकर वापस अपनी रिहाइशगाह की तरफ आ रहा है, तो वो अलर्ट हो गया। उसने मकान से बाहर मौजूद अपने साथियों को इस बात से भी अलर्ट कर दिया कि इमरान के बाद हो सकता है कि सफदर आए तो उसे भी कवर करके अंदर लाया जा सके।
फिर इमरान की आमद पर उसने उसे घेर लिया, लेकिन इमरान की आंखों में भरने वाले तासुरात देखकर भी समझ गया कि इमरान के पास हीरा मौजूद नहीं। इसलिए उसने उस जगह की तलाशी लेने का हुक्म दिया जहाँ हादसा हुआ था। खुद वो बाहर निकलकर पोर्च में खड़ी हुई इमरान की कार की तलाशी लेने में मसरूफ हो गया। उसने इंतहाई महारत और चाबक दस्ती से कार को खंगाल डाला, लेकिन हीरा वहां मौजूद नहीं था। और हर नंबर 6 ने रिपोर्ट दी थी कि जाए हादसा पर पुलिस के आला हकाम ने भी तलाशी ली और उसने खुद भी अपने साथियों समेत सब जरूरी जगह देख ली है, लेकिन वहाँ हीरा मौजूद नहीं। इस पर फरीदी इमरान से माजरत करके चला आया, लेकिन उसने कोठी से बाहर आकर वायरलेस ट्रांसमीटर माइक का बटन ऑन कर दिया, जिसके जरिए सफदर और इमरान की बातें उसे वाजे तौर पर सुनाई दे रही थी। और उसकी उन बातों से उसने अंदाज़ा लगा लिया कि इमरान को भी हीरा नहीं मिला। हादसे पर मौजूद कार की उसके आदमी पहले ही तलाशी ले चुके थे, इसलिए उधर जाना फजूल था। वैसे भी कार पुलिस हेडक्वार्टर ले जाई जा चुकी थी और चनाचे में मायूस होकर वापस अपनी रिहाइश गाह पर आ गया। अब उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि असल हीरा कहाँ गया। इस बात का तो उसे यकीन था कि हीरा कार लाकले से तब्दील किया है, क्योंकि उस तरकीब के अलावा उस कैबिन से हीरा चोरी करना नामुमकिन था। फिर चोरों को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो हीरा चुराने के बाद उसकी नकल कैबिन के अंदर रखते, लेकिन फिर हीरा कहाँ गया? सोचते सोचते वो चौंका। उसने एक बार फिर वो फिल्म देखनी शुरू की जो उसने वीसीआर की मदद से हीरे की शिनाख्त के मरहले पर टेलीविजन स्क्रीन से तैयार की थी। वो फिल्म को गौर से देखता रहा। फिर जब उसने कातिल आकलस को मखसूस अंदाज में लड़खड़ाते देखा तो वो बुरी तरह चौंक पड़ा। अब उसे मालूम हो गया कि हीरा कहाँ है और इमरान को तलाश के बावजूद हीरा कातिल आकलस से क्यों नहीं मिल सका। उसे पता चल गया था कि कातिल आकलस ने शोभदागर के अंदाज में लड़खड़ाते हुए हाथ को झटका दिया, इसलिए हीरा यकीनन उसी कोर्ट के आसीन में बनी हुई मखसूस जेब में मुंतकिल हो गया होगा, जिसकी तलाशी लेने का इमरान को ख्याल तक न आया। उसने फिल्म बंद की, फिर तेजी से मेज पर पड़ते हुए ट्रांसमीटर को ऑन कर दिया। यस नंबर 6 स्पीकिंग ओवर। उसी कॉल के जवाब में नंबर 6 ने फ़ौरन ही जवाब दिया। नंबर 6, कातिल आकलस को ज़ख्मी होने के बाद कौन से अस्पताल में मुंतकिल किया गया है? ओवर। कर्नल फरीदी ने तेज़ लहजे में पूछा। मैंने मालूम करा लिया है जनाब, उसे किसी अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया। ओवर। नंबर 6 ने जवाब दिया। ओ क्यों, वो तो ज़ख्मी था। ओवर। कर्नल फरीदी ने नंबर 6 की बात सुनकर बुरी तरह चौंकते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ रिकॉर्ड के लिए उस अस्पताल का पता चलाया था जहां कातिल आकलस को दाखिल किया गया, लेकिन जब मुझे पता चला कि किसी भी अस्पताल में से दाखिल नहीं किया गया तो मैं भी आपकी तरह चौंक पड़ा। फिर मैंने कातिल आकलस की तलाश शुरू कर दी। जिस कार में कातिल आकलस को ले जाया गया था उसका नंबर मुझे नंबर 13 ने बता दिया। चनाचे इस बुनियाद पर मैंने जब इंक्वायरी की तो पता चला कि वो कार कॉकलैंड के इलाके में देखी गई है। कॉकलैंड के इलाके में अमरा की बड़ी-बड़ी रिहायशी कोठियाँ हैं, उनकी तादाद चूँकि कम है, इसलिए मैंने उस कार को जल्द ही ढूँढ लिया। अब ये कार कॉकलैंड के बंगला नंबर 34 में मौजूद है और कातिल आकलस भी वहीं मौजूद होगा। ओवर। नंबर 6 ने जवाब दिया। ओह! तुम ऐसा करो कि फ़ौरन अपने साथियों समेत उस बंगले को घेर लो, मैं वहीं पहुँच रहा हूँ, हमने उस बंगले पर छापा मारना है। ओवर। कर्नल फरीदी ने तेज़ लहजे में उसे हिदायत देते हुए कहा और दूसरी तरफ से ओके सुनते ही उसने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और उठकर तेजी से ड्रेसिंग रूम में घुसता चला गया। चंद लम्हों बाद वो स्याह रंग के चुस्त लिबास में बाहर आया। फिर थोड़ी देर बाद उसकी कार हासी तेज रफ्तारी से कॉकलैंड की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। कैप्टन हमीद को उसने इमरान और उसके साथी की निगरानी के लिए छोड़ दिया। गो उसे अब कोई फ़ायदा तो नज़र न आ रहा था, लेकिन फिर भी वो उसकी सरगर्मी से बहरहाल बाखबर रहना चाहता था। तकरीबन 1.5 घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद वो सिडनी शहर से 150 किलोमीटर जुनूब मशरकी में मौजूद कॉकलैंड पहुंचने में कामयाब हो गया। कॉकलैंड में दाखिल होते ही उसने अपनी कार की रफ्तार आहिस्ता की और वो बंगलों के नंबर देखते हुए आगे बढ़ता चला गया। बंगलों के नंबर तरतीब से रखे गए थे, इसलिए जब उसकी कार 30 नंबर के बंगले के सामने पहुंची तो उसने कार एक तरफ मौजूद घने दरख्त के नीचे रोकी। फिर कार से उतरकर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। 34 नंबर बंगला दरमियानी तर्ज की इमारत पर मुश्तमिल था और उसके बड़े गेट के साथ आम आमदोरफ्त के लिए एक छोटा गेट भी मौजूद था। जब कर्नल फरीदी बंगले के सामने पहुंचा तो एक दरख्त की आड़ से नंबर 6 भी निकल कर आ गया। हमने बंगले को घेरा हुआ है जनाब, नंबर 6 ने मोदबाना लहजे में कहा। ठीक है, पिछली तरफ कौन है? कर्नल फरीदी ने पूछा। नंबर 38 है जनाब। ओके, तुम यही रहो, किसी किस्म की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। मैं नंबर 38 के साथ अंदर के हालात मालूम करता हूँ, खतरे की सूरत में मैं वाश काशन दूंगा। कर्नल फरीदी ने उसे हिदायत देते हुए कहा। फिर वो उस बंगले की साइड रोड की तरफ बढ़ता चला गया और नंबर 6 वापस अपनी जगह चला गया। कर्नल फरीदी जब बंगले के ऊपर में पहुंचा तो नंबर 38 एक कदम गमले की आड़ से निकलकर सामने आ गया। नंबर 38, मेरे साथ आओ, तुम्हारे पास रिवॉल्वर तो होगा? कर्नल फरीदी ने उससे मुहातिब होकर कहा। यस सर, आपके हुक्म के मुताबिक साइलेंसर भी है, नंबर 38 से मोदबाना लहजे में कहा और कर्नल फरीदी ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। फिर वो बंगले की उगती दीवार की तरफ बढ़ता चला गया। जदीद तर्ज की तामीर के मुताबिक दीवार हाथ सी ऊंची थी और अंदर का पाए बाह कर्नल फरीदी जैसे लंबे आदमी को साफ दिखाई दे रहा था। कर्नल फरीदी ने इधर उधर देखा और किसी को ना पाकर वो तेजी से उछला और दूसरे लम्हे वो दीवार पर हाथ रखता हुआ अंदर पाए बाग में कूद गया। हल्का सा धमाका हुआ और जब सुकून छा गया तो चंद लम्हों बाद नंबर 38 ने भी उसकी पैरवी की। उसी लम्हे से दूर फाटक की तरफ से बिजर बजने की आवाज़ सुनाई दी और वो दोनों चौंक पड़े।
उसी लम्हे कर्नल फरीदी को आवाज़ ट्रांसमीटर पर इशारा हुआ तो उसने जल्दी से बटन दबा दिया। हेलो हेलो, नंबर 6 ओवर। दूसरी तरफ से नंबर 6 की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। यस ओवर। कर्नल फरीदी ने कहा, जनाब अभी अभी एक कार फाटक के सामने आकर रुकी है। उस कार के आगे पीछे 2 और कारें हैं जिन पर तकरीबन सफारी थाने का झंडा लहरा रहा है। इसमें मुसल्लह अफराद मौजूद हैं। दरमियान वाली कार से एक नौजवान हाथ में ब्रीफकेस पकड़े बंगले की तरफ बढ़ा है। उसने कार बेल दबाई है जबकि बाकी लोग बाहर ही मौजूद हैं। ओवर। नंबर 6 ने इतला देते हुए कहा। ओके, तो मोहतात रहना। ओवर। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया और बिन बटन दबाकर राब्ता खत्म कर दिया। इंतहाई एहतियात से मेरे पीछे आओ। कर्नल फरीदी ने नंबर 38 को सरगोशियाना लहजे में कहा। फिर वो बड़े मोहतात अंदाज में चलते हुए इमारत की साइड पर पहुंचे और उसके सामने के रुख की तरफ बढ़ते चले गए। जब वो सामने के रुख पर पहुंचे तो उन्होंने वसी और ईद बरामदे में कुर्सियों पर 2 अफराद को बैठे हुए देखा, जिनमें से एक के सर के बाल बिल्कुल सफ़ेद थे और दूसरा नौजवान था। उसका ब्रीफकेस भी उसके साथ ही पड़ा था। बरामदे की साइड में बने हुए कमरे का एक दरवाज़ा बाहर की तरफ भी था जो खुला हुआ था। कर्नल फरीदी बड़े मोहतात अंदाज में कमरे में दाखिल हो गया। वो ज़्यादा देर सामने के रुख पर खुली जगह पर ना ठहरना चाहता था क्योंकि इस तरह दूर से देख लिए जाने का खदशा था। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें 4 कुर्सियां मौजूद थी। उसका एक दरवाज़ा बरामदे की तरफ भी था। कर्नल फरीदी उस दरवाजे के करीब जाकर रुक गया। दरवाजे के पट भिड़े हुए थे लेकिन वो खुला हुआ था। उसकी दर से बरामदे का मंजर पूरा नजर आ रहा था, बल्कि उन दोनों की आवाज़ें भी साफ सुनाई दे रही थी। नंबर 38 भी कर्नल फरीदी के साथ चिपका हुआ खड़ा रहा। कर्नल फरीदी ने बड़ी एहतियात से जेब में हाथ डाला और फिर एक नकाब निकाल कर अपने मुंह पर चढ़ा लिया। दूसरा नकाब जेब से निकालकर उसने नंबर 38 के हाथ में पकड़ा दिया और नंबर 38 ने उसे मुंह पर चढ़ा लिया। ऐसी कोई बात नहीं मिस्टर बैंकॉक, हजारों निगाहें मेरे साथ चलेंगी, आप बेफिक्र रहें, यह हमारा इंतजाम है। नौजवान की आवाज़ सुनाई दी। ओके, सफ़ेद बालों वाले ने कहा। फिर उसने मुड़कर ऊंची आवाज़ में कहा, आ जाओ लंदन। और उसकी आवाज़ सुनकर एक नौजवान मुस्कुराता हुआ अंदरूनी कमरे से निकलकर बरामदे में आ गया। वो नौजवान से मुसाफिहा करके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। ये आपके असली नाम है? नौजवान ने पूछा। मिस्टर फेलोज, जैसे आपका नाम नकली होगा इसी तरह ये नाम भी वक्ती हैं। हमें फोर कार्नर से खास तौर पर हिदायत की थी कि ये नाम बोले जाएं। सफ़ेद बालों वालों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फोर कार्नर से तो क्या आप फोर कार्नर के रुकन नहीं है? नौजवान ने, जिसे फेलोज कहकर पुकारा गया था, चौंक कर पूछा। अरे नहीं जनाब, फोर कार्नर से बहुत बड़ी तंजीम है, हमें तो सिर्फ राब्ते के लिए इंगेज किया गया है। सफ़ेद बालों वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आई सी, लेकिन फोर कार्नर ने इस अहम तरीन मामले में आप पर एतमाद किया है तो आप उनकी नज़रों में कोई मुकाम रखते ही होंगे। जाहिर है मिस्टर फेलोज, सफ़ेद बालों वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, सौदा लाइए ताकि मैं जा सकूं, मेरे साथी बाहर इंतजार कर रहे होंगे। फेलोज ने कहा और सफ़ेद बालों वाले ने अंदर से आने वाले नौजवान की तरफ देखकर सर हिला दिया। कर्नल फरीदी के साहब तन गए। सौदे के लफ्ज़ से वो समझ गया कि अब क्या होने वाला है और फिर उसकी तवक्का के मुताबिक अंदर से आने वाले ने जेब में हाथ डाला और कोशीश निकाल कर पामर की ओर बढ़ा दी। ये जी मिस्टर फेलोज, दुनिया का सबसे कीमती और तारीखी हीरा, डायमंड ऑफ डेथ है। सफ़ेद बालों वाले ने बड़े संजीदा अंदाज में हाथ पर रखा हुआ हीरा फेलोज की तरफ बढ़ाया। उस लम्हे कर्नल फरीदी ने दरवाजे का पट तेजी से खोला और दूसरे लम्हे उसने डैगर दबा दिया। ठक की आवाज़ निकली और फेलोज, जो हीरा लेने के लिए हाथ बढ़ा रहा था, चीख मार कर कुर्सी समेत पीछे की तरफ उलट गया। गोली उसके सीने में लगी थी क्योंकि उसका रुख दरवाजे के सामने था। सफ़ेद बालों वाला और उसके साथी उछल कर खड़े हो गए। खबरदार अगर हरकत की, कर्नल फरीदी ने बरामदे में छलांग लगाते हुए कहा। नंबर 38 ने भी उसकी पैरवी की। तुम कौन हो? हम खुदाई फौजदार हैं, ये हीरा मेज़ पर रख दो वरना। कर्नल फरीदी ने इंतहाई कराहत लहजे में कहा। उसी लम्हे नंबर 38 के रिवाल्वर से ठक की आवाज़ निकली और सफ़ेद बालों वाले का साथी चीख मार कर घूमता हुआ नीचे फर्श पर जा गिरा। रिवाल्वर निकालने की कोशिश कर रहा था वो, इसलिए नंबर 38 ने उसे गोली मार दी। उधर सफ़ेद बालों वाला अपने साथी के चीखते ही तेजी से उछला और उसने अपने आप को सोफे के पीछे छुपाने की कोशिश की, लेकिन कर्नल फरीदी उसे भला इतना मौका कहाँ देने वाला था। उसने फुर्ती से टैगर दबा दी। सफ़ेद बालों वाला धड़ाम से फर्श पर जा गिरा। उसके हाथ में पकड़ा हुआ हीरा लुढ़कता हुआ कर्नल फरीदी के पैरों में आ गिरा। कर्नल फरीदी हीरा उठाने के लिए जैसे ही झुका, अचानक एक जोरदार धमाका और उसके हुआ और उसके साथ ही कर्नल फरीदी के पीछे खड़े हुए नंबर 38 की चीख सुनाई दी और वो धड़ाम से पुश के बल खुले हुए दरवाजे से अंदर कमरे में जा गिरा। कर्नल फरीदी ने झुके झुके छलांग लगाई और करीबी सोफे की आड़ में हो गया। दूसरा धमाका हुआ और गोली कर्नल फरीदी के सर से चंद इंच ऊंची निकल गई। ये गोलियां अंदरूनी कमरे के दरवाजे से चलाई जा रही थी। कर्नल फरीदी ने दूसरा धमाका होते ही जोर से चीख मारी जैसे उसे गोली लग गई हो और उसकी तरकीब कामयाब रही। उसकी चीख निकलते ही दरवाजे की आड़ से एक आदमी हाथ में रिवाल्वर लिए बाहर की तरफ लपका और उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और कर्नल फरीदी ने ट्रैगर दबा दिया। ठक की आवाज़ के साथ ही कमरे के दरवाजे से बाहर आने वाला आदमी चीखता हुआ दरवाजे में ही उलट गया। कर्नल फरीदी चूंकि हीरे पर कब्जा कर चुका था, इसलिए उसने मजीद रुकने की ज़रूरत ना समझी। वैसे भी फायरिंग के धमाकों से उसे फेलोज के साथियों के अंदर आ जाने का खतरा था, इसलिए उसने वहां पट्टी बंधे हुए आदमी को गोली मारते ही अंदर से छलांग लगाई और दूसरे लम्हे वो दरवाजे से होता हुआ अंदर कमरे में जा गिरा। नंबर 38 कमरे के अंदर ही गिरा हुआ था। वो बेहोश पड़ा था। कर्नल फरीदी ने इंतहाई फुर्ती से उसे उठाकर कांधे पर लादा, फिर बैरूनी दरवाजे से बाहर निकलकर वो इमारत की साइड से होता हुआ पीछे की तरफ दौड़ता चला गया।
उसी लम्हे उसे किसी के फाटक पर से कूदने की आवाज़ सुनाई दी, मगर कर्नल फरीदी रुका नहीं और तेजी से उगती दीवार की तरफ बढ़ता चला गया। अब इमारत की आड़ से अब इमारत की आड़ की वजह से सामने से उसे कोई ना देख सकता था। दीवार के करीब पहुंचकर उसने नंबर 38 को एक हाथ से संभाला और फिर ऊपर छलांग लगाई। दूसरे लम्हे वो दीवार पर था और तीसरे लम्हे वो उछलकर नंबर 38 समेत पिछली सड़क पर पहुंच गया। सड़क पर पहुंचते ही वो तेजी से भागता हुआ उस बड़े गमले की तरफ बढ़ा जिसकी आड़ में नंबर 38 छुपा हुआ था। उसने नंबर 38 से उस गमले की आड़ में लटा दिया और नंबर 38 का नकाब उतार कर जेब में रख लिया। फिर वो तेजी से उछलकर पिछली गली की तरफ बढ़ता चला गया। से कुछ फासले पर आने के बाद जब उसने अपने आप को कदरे महफूज समझा तो उसने आवाज ट्रांसमीटर का बटन दबा दिया। जिस वक्त कर्नल फरीदी नंबर 38 को उठाए भाग रहा था, उस वक्त उसे क्लाई पर ज़रबात महसूस हो रही थी। इसका मतलब था कि नंबर 6 उससे कांटेक्ट कर रहा है, लेकिन उस वक्त उसके पास इतना वक्त नहीं था कि उसके बटन दबाने के चंद लम्हों बाद ही नंबर 6 से राब्ता कायम हो गया। सर, क्या पोजीशन है? हम बेहद परेशान हैं। अंदर गोलियों की चलने की आवाज़ आते ही मुसल्लह अफराद फाटक क्रॉस करके अंदर घुस गए थे और आपसे राब्ता कायम करना चाहा, मगर राब्ता कायम ना हो सका। ओवर। नंबर 6 ने परेशान लहजे में कहा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जब हम बाहर गए हैं और नंबर 38 ज़ख्मी और बेहोश है, उसे मैंने अगली गली में बड़े गमले की ओर में लटा दिया। क्योंकि हीरा मेरे पास है इसलिए मैं उसे उठाकर भाग नहीं सकता, वरना कोई मशकूक होकर पीछे भी आ सकता है। तुम उसे वहाँ से उठाकर अपने हेडक्वार्टर ले जाओ, उसकी मरहम पट्टी करो और मैं अपनी रिहाइश गाह जा रहा हूँ। ओवर। कर्नल फरीदी ने तेज़ लहजे में कहा। बेहतर जनाब। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और कर्नल फरीदी ने ओवर एंड ऑल कहकर विंड बटन दबाकर ट्रांसमीटर ऑफ किया, फिर तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया। अब वो नंबर 38 की तरफ से मुतमईन था। काफ़ी दूर निकल आने के बाद वो घूमा, फिर मुख्तलिफ कोठियों की साइड रोड्स क्रॉस करता हुआ वो दोबारा उसी जगह पहुंच गया जहां उसकी कार मौजूद थी और चंद लम्हों बाद उसकी कार तेज़ रफ्तारी से कोठी की तरफ उड़ी चली जा रही थी। उसे इत्मीनान था कि इस उसके बरवक्त इकदाम की वजह से डायमंड ऑफ डेथ उसके कब्जे में आ गया है, वरना वो चंद लम्हे भी देर कर जाता तो हीरा हुकूमत क्रीमिया के कब्जे में चला जाता, फिर वहाँ से इसका हसूल तकरीबन नामुमकिन हो जाता। जब उसने कोठी में पहुंचकर पोर्च में कार रोकी तो उसे बरामदे में ही कैप्टन हमीद नजर आया, जो कुर्सी पर बैठा रसाला पढ़ने में मसरूफ था। तुम निगरानी छोड़ आए हो? कर्नल फरीदी ने सख्त लहजे में कहा। वो दोनों तो औरतों की तरह अंदर घुसे हुए हैं। मेरी तो वहाँ खड़े खड़े टांगें सूख गई हैं, इसलिए मैं नंबर 44 को अपनी जगह देकर वापस आ गया हूँ। और हाँ कर्नल साहब, अभी भी रेडियो और टेलीविजन पर ऐलान किया गया है कि हीरा चोरी हो जाने की वजह से उस तंजीम में जो हीरा नीलाम कर रही थी नीलामी मंसूख कर दी, और ये ऐलान किया है कि जो फर्द हुकूमत फोर कार्नर से हीरा बरामद करेगी, हीरा उसकी कानूनी मलकियत समझा जाएगा। अलबत्ता उसे अपील की जाएगी कि वो जितनी रकम मुनासिब समझे तंजीम को बतौर चंदा अदा कर दे। अच्छा, वेरी गुड। ये तो तुमने हकीकतन खुशखबरी सुनाई है। अब तो हम हीरे की कानूनी मालिक बन गए हैं। कर्नल विधि का चेहरा कैप्टन हमीद की बात सुनकर खिल उठा। उसे ये ऐलान सुनकर ज़बरदस्त मुसरत हासिल हुई थी, क्योंकि वो सारी रास्ते इस बात पर ज़हनी तौर पर उलझता आया था कि अब इस हीरे को कानूनी मलकियत कैसे हासिल की जाए। तो क्या डायमंड ऑफ डेथ आपने फोर कार्नर से बरामद कर लिया है? कैप्टन हमीद ने हैरत से उछलते हुए कहा। हाँ, मैंने फैसला किया था कि हीरा बहरहाल हम ले जाएंगे और मेरा ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। कर्नल फरीदी ने कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा। अरे वेरी गुड न्यूज़, आपने तो कमाल कर दिया। इस बार तो फिर इमरान ने ऐसी जिद खाई कि हमेशा याद रखेगा। कैप्टन हमीद ने खुशी से तालियां बजाते हुए कहा। उसे शिकस्त खानी ही थी, मैंने तो मना किया था कि मुकाबले पर मत आओ, बहरहाल उसकी मर्जी। कर्नल फरीदी ने कमरे के कोने में रखी हुई मेज पर रखते हुए टेबल लैंप को ऑन करते हुए कहा, फिर कुर्सी पर बैठते हुए जेब में हाथ डाला और डायमंड ऑफ डेथ निकाल लिया। पहले मुझे दिखाइए ये डायमंड ऑफ डेथ। कैप्टन हमीद ने हीरा कर्नल फरीदी के हाथ से उचक लिया, उसे हथेली पर रखते हुए गौर से देखने लगा। खूबसूरत है, कैप्टन हमीद ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। अरे दिखाओ तो मुझे। कर्नल फरीदी की आवाज़ चौंकी हुई थी, जैसे उसे हीरे में कोई खास बात नजर आ गई हो। क्या हुआ, आप भी देख लीजिए, इसमें इतना शोर मचाने की क्या ज़रूरत है? कैप्टन हमीद ने बच्चों की तरह रूठते हुए हीरा वापस कर दिया, मगर कर्नल फरीदी ने उसके रूठने की परवाह ना करते हुए हीरा लिया और उसे बल्ब की तेज़ रोशनी में देखने लगा। दूसरे लम्हे उसने ज़ोर से हीरे को फर्श पर पटक दिया। अरे अरे, क्या हो गया? इतना कीमती नायाब हीरा और आप उसे यूं फेंक रहे हैं जैसे कांच की गर्ल हो। कैप्टन हमीद ने शदीद हैरत भरे लहजे में कहा, फिर उसने फर्श पर लुढ़कते हुए हीरे को उचक लिया। ये यकीनन कांच की गोली है, चोट हो गई है। कर्नल फरीदी ने धीमे और कदरे मायूस लहजे में कहा। क्या मतलब? क्या ये हीरा असल नहीं? कैप्टन हमीद ने कहा। नहीं, हमीद, ये भी उसी तरह हीरे की नकल है जैसी हमारे पास पहले से मौजूद है। कर्नल फरीदी ने सर्द लहजे में कहा। अरे तो फिर असल हीरा कहाँ गया? कैप्टन हमीद ने सवालिया लहजे में कहा। यही तो सोचने की बात है। इस हीरे की 3 नकलें तैयार हुई थीं, जिनमें से 2 उस वक्त हमारे पास हैं और तीसरी सिडनी हकाम के पास। इस लिहाज से तो हीरा इमरान के पास होना चाहिए। कर्नल फरीदी ने दांतों से होंठ काटते हुए कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, कैप्टन हमीद ने कहा।
देखो, 3 नकलें रामेश खन्ना ने बनाई, उनमें से एक हमने हासिल की, एक इमरान के पास पहुँच गई और तीसरी हुकूमत क्रीमिया ने हासिल की। अब सूरत ये है कि एक नकल कैबिन में असली हीरे की जगह पहुँच गई और बाकी 2 हमारे पास हैं। हमारी जो नकल है वो अब तक गैर मुतहर्रिक रही, यानी शुरू से ही अब तक हमारे कब्जे में है। इसलिए फ़िलहाल उसे उन तीनों के ज़मरे से निकाल लिया जाए तो बाकी 2 नकलें रह जाती हैं, एक इमरान के पास और दूसरी हुकूमत क्रीमिया के पास। अब मज़ीद सिलसिला मिलाया जाए तो बात यूँ बनती है कि हुकूमत कीमा ने हीरा हासिल करने के लिए एक मंसूबा बनाया। उसने तंजीम से बात कर ली होगी कि वो उसकी मतलूबा रकम उसे चंदे के तौर पर दे देते हैं। वो इस अमर का ऐलान कर दे कि जो हीरा बरामद करेगा वही उसका कानूनन मालिक होगा। जैसा कि इस ऐलान से जाहिर होता है, वरना इस तरह कोई तंजीम भी इतने कीमती हीरे से फौरन ही दस्तबरदार नहीं हो सकती। तो हुकूमत कीमा ने ये मंसूबा बनाया कि असल हीरा चोरी कर लिया जाए, उसकी जगह वो नकल रख दी जाए जो कि हुकूमत सिडनी ने हीरे की चोरी रोकने के लिए उस एक्ट से इकदाम किए थे, जिससे हीरा चोरी होना नामुमकिन हो गया था। इसलिए उन्होंने फोर कार्नर्स की खिदमात हासिल की या फोर कार्नर्स का नाम इस्तेमाल किया गया। बहरहाल कार्ल आखलस को गांठा गया। कर्नल फ्रीदी ने बड़े फलसफियाना अंदाज में सूरत हाल का तज्जिया करते हुए कहा, अरे ये बात तो मुझे बताना याद ही नहीं रही कि असल कार्ल आखलस को अगवा कर लिया गया, उस मगरबी जारका में ही नशे की हालत में रखा गया। तो जो कार्ल आखलस यहाँ में हीरे की शिनाख्त में आया वो असल नहीं था। असल कार्ल आखलस ने रिहा होते ही पुलिस से रब्ता कायम किया। अभी भी खबरों में ये बताया गया है कि कैप्टन हमीद ने चौंकते हुए कहा, अरे फिर तो मसला और भी वाज़ेह हो गया। फोर गार्डनर्स ने ये मंसूबा बनाया कि उन्होंने ये ऐलान जारी कर दिया कि हीरा चोरी हो गया है और कैबिन में जो हीरा मौजूद है वो नकली है। इस तरह सिडनी हकाम हीरे की शिनाख्त करने पर मजबूर हो गए और चूंकि कार्ल आखलस का नाम इस सिलसिला में बेहद मसरूफ है, इसलिए उसे सरे फहरिस्त रखा गया। उधर फोर कार्टर्स ने कार्ल आखलस को अगवा करके उसके मेकअप में अपना आदमी भेज दिया जो शायद शोभना गरी में जानता था, और हुकूमत क्रीमिया की दी हुई नकल लेकर वो सिडनी हाल में पहुंच गया। उसने अपने शोभदाबाजी से असल हीरा उड़ा लिया और उसकी नकल सिडनी हकाम के हवाले कर दी। इस तरह हुकूमत क्रीमिया वाली नकल सिडनी हकाम के पास पहुंच गई। अब रह गई इमरान वाली नकल, तो चूंकि फोर कार्नर्स के कब्जे से बरामद होकर हमारे पास पहुंची है, तो इससे साफ जाहिर है कि इमरान ने कार्ल आखलस की कार को हादसे का शिकार करके असल हीरा उड़ा लिया। उसकी जगह अपनी वाली नकल उसकी जेब में डाल दी जिसे वह हुकूमत क्रीमिया के हवाले करने वाले थे कि मैंने उनसे वो उड़ा ली। चूँकि हुकूमत क्रीमिया को इत्मीनान था कि असल हीरा फोर कार्नर्स के पास है और उनके आदमी उसे लेने के लिए ले गए हैं, इसलिए उसने तंजीम से ऐलान करवा दिया कि जो हीरा बरामद करेगा वो उसी की मलकियत होगा। कर्नल फ्रीदी ने वजाहत करते हुए कहा, अरे वाकई, इस लिहाज से तो असल हीरा इमरान के पास होना चाहिए, लेकिन आपने तो उस पर छापा मारा था। कैप्टन हमीद ने कहा, यही तो मसला है। जहाँ तक मेरा ख्याल है हीरा उनके पास भी नहीं, क्योंकि हमारे आने के बाद और ट्रांसमीटर मार्ग दरियाफ्त होने तक इमरान और सफदर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से यही जाहिर होता है कि कर्नल फरीदी ने उलझे हुए लहजे में कहा, तो फिर इसकी नकल फोर कार्नर्स के पास कैसे पहुंच गई? कैप्टन हमीद ने जिरा करते हुए कहा, यही तो असल झगड़ा है और इसी में इस मसले की चाबी पोशीदा है। इसका मकसद है कि इमरान हमसे कहीं ज्यादा गहरा है। बहरहाल अगर हीरा उसके पास है तो मैं इसके हलक में उंगली डालकर भी हीरा निकलवा लूंगा। कर्नल फरीदी ने सर्द लहजे में कहा, आप इस काम की इजाजत मुझे दें, हाँ महा उसके हलक में डालते हुए आपकी उंगली खराब होगी। कैप्टन हमीद ने कहा, नहीं वो तुम्हारे बस का नहीं, अब देखो उसने मुझे कैसे चक्कर दे दिया। कर्नल फरीदी ने कहा, फिर वो उठकर एक तरफ मौजूद टेलीफोन की तरफ बढ़ता चला गया। उसने रिसीवर उठाकर तेजी से उसके नंबर घुमाए। यस, सफदर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज़ सुनाई दी। सफदर रिसीवर इमरान को दो, मैं कर्नल फरीदी बोल रहा हूँ। कर्नल फरीदी ने सर्द लहजे में कहा, हेलो माय स्वीट। हेलो कर्नल नी मुस्तकबिल के जर्नल। अने आपकी आवाज़ में माशाल्लाह सोच पैदा होता जा रहा है। दूसरे लम्हे इमरान की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी, इमरान तुमने मुझे दाज देने की कोशिश की है, इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। कर्नल फरीदी ने सख्त लहजे में कहा, दाज यानी धोखा? अरे डैडी रे, मैं और धोखा? जनाब मैं तो गरीबुल वतन परदेसी हूँ, अपने वतन की याद में बैठा आहें भर रहा हूँ। वापसी का किराया नहीं और यहाँ कोई उधार देने वाला नहीं। मैं तो सोच रहा था कि चलो आपसे दरखास्त करूँ, आप हमारे मोअज़्ज़ज़ हमसाए हैं और हमसायों का एक दूसरे पर बड़ा हक होता है। इमरान की जुबान कैंची की तरह चल निकली। सुनो इमरान, तुमने डायमंड ऑफ डेथ की जो नकल रामेश खन्ना से हासिल की थी वो कहाँ पर है? कर्नल फरीदी ने उसकी बकवास पर कान ना धरते हुए पूछा। नकल? कैसी नकल? जनाब मैं तो असल का पुरस्तार हूँ, नकल तो मैंने बल्कि हाल इम्तिहान में ना मारी थी। बल्कि बाकी रही वो रामेश खन्ना वाली हीरे की नकल, तो जनाब मैं तो रामेश खन्ना को बड़ा फ़नकार समझता था, लेकिन उसने तो बड़ी घटिया सी नकल बनाकर मुझ गरीब से अच्छी खासी रकम ऐंठ ली। मैं वो नकल सुलेमान को दे आया था ताकि वो उसे किसी अनाड़ी शौकीन के सर चढ़ाकर उसे दाल-रोटी चलाता रहे। इमरान ने जवाब दिया, इसका मतलब है वो नकल तुम्हारे पास नहीं। कर्नल प्रीति ने उसके खामोश होते ही कहा, इमरान से सच कह रहा हूँ, कसम ले लीजिए और उसके बदले कुछ रकम उधार दे दीजिए। मेरे पास तो अब देने के लिए कसम ही रह गई है।
इमरान ने कहा, तुम्हारी वो नकल 4 कार्य से होती हुई मेरे पास पहुंच चुकी है, इस लिहाज से असल हीरा तुम्हारे पास है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो शराफत से वो हीरा मेरे हवाले कर दो। कर्नल फरीदी ने इंतहाई रहत लहजे में कहा। शराफत से? वो अजी हजरत, वो क्या गाना है? शरीफों का चलन देखा, शराफत छोड़ दी मैंने। तो मैं आजकल इस गाने पर अमल कर रहा हूँ, और आपको भी मेरी नसीहत यही है कि शराफत शराफत हुसैन के पास तो अच्छी लगती है, आप जैसे शुरफा के पास रहते हुए रूठ जाएगी, बेजार हो जाएगी। इमरान ने जवाब दिया, ओके, मैंने तुम्हें मुतंबा कर दिया है, फिर ना कहना कि कर्नल फरीदी ने ज्यादती की है। कर्नल फरीदी का लहजा सख्त से सख्तर होता चला गया। कर्नल फरीदी साहब, एक बात तो बताइए। अचानक इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। क्या बात पूछना चाहते हो? कर्नल फरीदी का लहजा बदस्तूर सवार था। ये सिडनी की आबो हवा ने आपके दिमाग पर तो असर नहीं कर दिया? आप मेरी कार की तलाशी ले चुके हैं। मैंने अपनी तलाशी के लिए आपको ऑफर कर दी थी। जिस जगह कार का हादसा हुआ उस जगह की तलाशी आपके आदमियों ने ले ली। इसके बावजूद आपका इसरार यही है कि हीरा मेरे पास है। इमरान का लहजा फरीदी से भी ज्यादा सख्त और सर्द होता चला गया। तो फिर तुम्हारी नकल मेरे पास 4 कार्ड्स की मार्फत कैसे पहुंच गई? कर्नल फरीदी ने कहा। मैंने आपको बताया तो है कि मैं नकल वहीं छोड़ आया हूँ। नकल हासिल करते वक्त मेरा प्रोग्राम और था, लेकिन वो महतूता हासिल करने का प्रोग्राम बनने के बाद मैंने प्रोग्राम बदल दिया। इमरान ने जवाब दिया, लेकिन फिर 3 नकलें कैसे इकट्ठी हो गईं? एक सिड्डी हकाम के पास और 2 मेरे पास? कर्नल फरीदी ने बदस्तूर जिरा करते हुए कहा। दरअसल जो मुगालिता मैंने खाया है वही मुगालिता आपने भी खाया है। मैंने भी यही समझा था कि कार लाखले से लड़खड़ाते वक्त हीरा बदल लिया, इसलिए मैंने इसी कार को हादसा करके उसकी तलाशी ली। आपने तंजीम का वो ऐलान सुना होगा कि जो चोरों से हीरा बरामद करेगा वही उसका मालिक होगा। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, हाँ सुना है। तो फिर? कर्नल फरीदी ने जवाब दिया, तो मोहतरम कर्नल फरीदी साहब, गेम और खेली गई है। हुकूमत एक्रीमिया दरअसल इस हीरे को नीलामी से बचाना चाहती थी, इसलिए उसने 4 कार्नर्स का नाम इस्तेमाल किया और हीरा चोरी हो जाने का ऐलान कर दिया। कार लाखला समेत बाकी तमाम माहिरीन को अगवा कर लिया गया, उनकी जगह अपने आदमी रवाना कर दिए गए और असल हीरे को नकली करार दे दिया गया। इस तरह उन्होंने ये जाहिर किया कि हीरा वाकई चोरी हो गया है। उन्हें मालूम है कि कर्नल फरीदी और इमरान भी जहां आए हुए हैं, वो 4 कार्नर्स के हाथ असल हीरा देकर उसे हमारे हाथों में जाने का रिस्क ना ले सकते थे। इसलिए उन्होंने ये ड्रामा खेला और असल हीरा सिडनी हकाम की मार्फत हुकूमत कीमा के पास पहुंच गया, और उन्होंने तंजीम से ये ऐलान करा दिया कि जो हीरा बरामद करेगा वही उसका मालिक होगा। कल ये ऐलान कराया जाएगा कि हुकूमत कीमा के जासूसों ने जान तोड़ कोशिश करके 4 कार्नर से हीरा बरामद कर लिया है, इसलिए अब वो हीरा ऐलान के मुताबिक हुकूमत कीमा की कानूनी मलकियत बन जाएगा और हम दोनों ठंडे ठंडे अपने अपने घरों को सुधार जाएंगे। इमरान ने एक नया पहलू सामने लाते हुए कहा। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि जो नकल मेरे पास पहुंची है वो हुकूमत एक्रीमिया वाली है? कर्नल फरीदी ने सर हिलाते हुए कहा। उसे इमरान की बात में वजन महसूस हो रहा था। जी हाँ, यकीनन मेरी वाली नकल से तो सुलेमान मोहल्ले के बच्चों को गोलियां खेलने की प्रैक्टिस करा रहा होगा, ताकि ओलंपिक के लिए गोलियां खेलने वाली टीम तैयार कर सके। इमरान का लहजा एक बार फिर बदल गया, लेकिन जब मैंने 4 कार्नर्स के हेडक्वार्टर पर छापा मारा तो हुकूमत कीमिया का नुमाइंदा उससे वो हीरा हासिल करने के लिए पहुंचा हुआ था। कर्नल फरीदी ने कुछ सोचते हुए कहा। तो आपका क्या ख्याल है कि आपकी जीरो सर्विस ही अली इमरान की निगरानी कर सकती है? एक्रीमिया की सीक्रेट सर्विस आपकी और मेरी निगरानी नहीं कर सकती, ये सिर्फ आपको मुतमईन करने के लिए एक ड्रामा था। इमरान ने जवाब दिया, ओह तो ऐसा हो सकता है, लेकिन बात कुछ जचती नहीं। मेरे पहुंचने से पहले वो नुमाइंदा वहां मौजूद था। अगर वो मेरे बाद आया होता तब तो कोई बात होती। कर्नल फरीदी ने कहा, ये तो आप उनसे पूछें। मैं तो कल वापस जा रहा हूँ, हाथ जोड़कर अपनी हुकूमत से कह दूंगा कि हीरा हमारी किस्मत में नहीं। मैं तो पहले इस मौत के हीरे को हासिल करने के हक में नहीं था। आगे आपकी मर्जी। इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। कर्नल फरीदी चंद लम्हे रिसीवर हाथ में पकड़े खड़ा रहा, फिर उसने रिसीवर रख दिया। बात इमरान की भी दिल को लगती है, हो सकता है हमें चक्कर दिया गया हो। कर्नल फरीदी ने वापस कुर्सी पर बैठते हुए कहा, क्या कह रहा था? वो बड़ा शैतान आदमी है, उसने अपना पीछा छुड़ाने के लिए आपको नया रास्ता दिखा दिया होगा। कैप्टन हमीद ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, हो सकता है। बहरहाल अब मुझे इस बारे में पूरी मालूमात हासिल करनी पड़ेगी ताकि आइंदा का सही लाहा अमल तय किया जा सके। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। आखिर उसने क्या कहा, मुझे भी तो बताइए। कैप्टन हमीद ने जलाकर कहा और कर्नल फरीदी ने इमरान की बनाई हुई सारी कहानी दोहरा दी। बकवास। भला इस ड्रामे की क्या ज़रूरत थी कि उनका नुमाइंदा बाकायदा उनसे नकल लेने जाता? कैप्टन हमीद ने कहा, हाँ, सारी कहानी में यही तो एक उलझन है, वरना कहानी तो अपनी जगह फिट है। कर्नल फरीदी ने सर हिलाते हुए कहा। उसी लम्हे पास पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। कर्नल फरीदी ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। ये साठ ड्रोन नंबर 6 बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से नंबर 6 की आवाज़ सुनाई दी। नंबर 38 का क्या हाल है? कर्नल फरीदी ने पूछा। वो ठीक है, उसका ऑपरेशन करके गोली निकाल ली गई है, अब वो खतरे से बाहर है। नंबर 6 ने जवाब दिया। ओके, उसे ले जाने में कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? कर्नल फरीदी ने इस बार कदरे मुतमईन लहजे में कहा।
नहीं जनाब, मेरे आदमी से फ़ौरन ही उठा कर ले गए थे। अलबत्ता मैं अपने चंद साथियों समेत वहीं रहा था। कारों में आने वाली कोठी के अंदर दाखिल हुए और फिर वो ज़ख्मी नौजवान को उठाकर बाहर ले आए और कारों में सवार होकर चले गए। मैंने उनका ताक़ुब किया तो वो कारें यकीनन सफारत खाने में दाखिल हो गईं। नंबर 6 ने तफ़सील बताते हुए कहा, अरे ठीक है, तुम ऐसा करो कि अपने कई आदमी इमरान और सफदर की मुकम्मल निगरानी पर लगा दो। अगर कोई मशकूक बात नज़र आए तो मुझे फ़ौरन मुतला करना। कर्नल फरीदी हिदायत देकर खामोश हो गया। बेहतर जनाब, नंबर 6 ने जवाब देते हुए कहा और कर्नल फरीदी ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। उसके बाद वो एक अलमारी की तरफ बढ़ा और उसमें से उसने एक बड़ा सा ट्रांसमीटर निकाल कर मेज़ पर रखा और उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करने में मसरूफ़ हो गया। क्या कहीं दूर कॉल करने का प्रोग्राम है? कैप्टन हमीद ने पूछा। हाँ, मैं खीमा में अपने आदमी को होशियार करना चाहता हूँ ताकि अगर वाकई हीरा वहाँ पहुँच चुका है तो वो मुझे फ़ौरी रिपोर्ट कर सकें। कर्नल फरीदी ने सर हिलाते हुए कहा। आखिर आप पर उस हीरे को हासिल करने की जिद क्यों सवार हो गई है? नहीं मिला तो ना सही। कैप्टन हमीद ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हें मालूम है मैं फरीदी पठान हूँ, जिस बात पर अड़ जाए फिर पीछे हटना हमारा काम नहीं। कर्नल फरीदी ने सर हिलाते हुए कहा और कैप्टन हमीद ने यूं सर हिला दिया जैसे बात उसकी समझ में वाजे होकर आ गई हो। मुझे शक पड़ता है मिस्टर कार्लस के कार्ल राक्षस वो नहीं है जो जाहिर किया जा रहा है। तायशू ने बड़े मोदाना लहजे में कहा। क्या मतलब? मिस्टर तायशू, ये बात आपने कैसे कह दी? मेज़ की दूसरी तरफ बैठे हुए द्यूक आमद आदमी ने चौंक कर पूछा। क्रिश्चियन बैनुल अक़वामी मुजरिम तंजीम डाक गैंग का सिडनी में सरबराह था। ये तंजीम पूरे यूरोप, एक्ट्रीम और बराआज़म अफ्रीका में फैली हुई थी और मंशार की स्मगलिंग में माफिया के बाद उसका दूसरा नंबर था। मिस्टर तायशू इस तंजीम के मगरबी जारका में सरबराह थे और तंजीम के डायरेक्टरों की मीटिंग में इस बात का फैसला हुआ था कि डायमंड ऑफ डेथ बाकायदा खरीदा जाए। इस तरह तंजीम को कसीर फ़ायदा होने की उम्मीद थी क्योंकि डायमंड ऑफ डेथ में हुकूमतों की इस बुरी तरह दिलचस्पी ने चौंका दिया था। उन्हें मालूम था कि यहाँ हुकूमतें बड़ी बोलियां लगाकर हीरा ले सकते हैं, आम अफराद इतनी कीमत अदा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने सोचा कि इन हुकूमतों के मुकाबले में बोली लगाकर हीरा कानूनी तौर पर हासिल किया जाए, फिर उसकी नकलें बनवाकर खुफिया तौर पर मुख्तलिफ अफराद को बेच दी जाए। इस तरह वो नाकाबिल यकीन फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उन्हें मालूम था कि जब बाद में खरीदने वालों को उसकी नकल हो जाने का पता भी चल जाएगा तो वो अफ़वाह भी उनके कानों तक पहुंच चुकी थी। इसलिए वो चाहते थे कि इस बात की अच्छी तरह तस्दीक हो जाए कि जो हीरा वो नीलामी से खरीदेंगे वो असल होगा। चनाचे ये फैसला हुआ कि कार लाखलस की बात हासिल की जाए ताकि वो हीरे के असल होने की तस्दीक कर सके। कार लाखलस जो कि मगरबी जारका का रहता था, इसलिए उस हीरे की खरीद की जिम्मेदारी भी मगरबी जारका के मिस्टर तायशू पर डाल दी गई और तंजीम की तरफ से इस सिलसिले में उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मुकम्मल एहतियात दे दिए गए थे। लेकिन बाद में एक मसला खड़ा हो गया कि फोर्ड कार्नर्स ने ऐलान कर दिया कि वो हीरा चोरी कर चुके हैं और हुकूमत सिडनी ने उसकी शनाख्त के लिए कार लाखलस को बुक कर लिया। तो उन्होंने मिस्टर ताशू से कहा कि वो कार लाखलस को कह दें कि अगर हीरा हासिल हुआ तो उनकी तरफ से बोली दे दें, वरना वाहिदा ख़त्म कर दें, क्योंकि वो खुद फिर फोर्ड कार्नर्स इसे हीरा हासिल करने की तगदो करेंगे। मिस्टर ताशू आज ही सिडनी पहुंचे थे क्योंकि कार लाखलस और 5 दीगर माहिरीन ने हीरे की शनाख्त करनी थी और वो चाहते थे कि अगर हीरा हासिल हो तो उसकी नीलामी में खरीद का बंदोबस्त कर सकें। चनाचे इस सिलसिले में वो सिडनी में डॉग गैंग के सरबराह मिस्टर कर्टिस के ऑफिस में मौजूद थे। मिस्टर कर्टिस का यह ऑफिस एक अजीम शान होटल में था। वो बज़ाहिर इस होटल के मालिक थे, जबकि वो दरपर्दा ये होटल डॉग गैंग की मलकियत थी और यहाँ बातों बातों में ताशू ने कार लाखलस पर शक का इजहार कर दिया था, जिस पर क्रिट्स बुरी तरह चौंक पड़ा। वो इसलिए मिस्टर क्रिट्स कि मैंने कार लाखलस से फ़ोन पर बात की थी। उनके उनके लहजे में अजीब सी घबराहट, सदमोहरी और लाताल्लुकी थी। हालांकि मैं कार लाखलस को काफ़ी अरसे से जानता हूँ, वो मेरे साथ इस तरह की गुफ्तगू कम अज़ कम नहीं कर सकते। तायशू ने कहा। तो फिर आपको इस बात की तस्दीक करनी चाहिए थी। क्रिस ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। मैंने उसके पुरानी मुलाजिम से बातचीत की थी, लेकिन वो मुतमईन था, इसलिए मैं भी मुतमईन हो गया, लेकिन शोभा का कांटा बहरहाल मेरे जहन में बुरी तरह खटक रहा है। तायशू ने सर हिलाते हुए कहा, लेकिन आपकी बात को मैं वाज़ेह तौर पर नहीं समझा। क्या आपका मतलब है कि कार लाखलस नकली है? जी हाँ, मेरा यही ख्याल है। तायशू ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। अरे मगर इसका फ़ायदा? क्रिस ने कहा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हो सकता है ये गलत भी हो। फोर कार्नर्स एक गहरी चाल चल रहा है। वो सीधी हाथ से तो हीरा चुरा नहीं सके, इसलिए उन्होंने हीरे के चोरी होने का ऐलान कर दिया और उसकी नकल हासिल करके अब वो कार लाखलस के रूप में असल हीरे से नकल को बदल देंगे। इस तरह बगैर कुछ किए वो असल हीरे को चुराने में कामयाब हो जाएंगे। तायशू ने जवाब देते हुए कहा। अरे, आपकी बात इस हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त है कि सिडनी हाल के कैबिन से हीरा चुरा लेना नामुमकिन है। मैंने वो तो इंतजामात का जायज़ा लिया था, वो यकीनन बेऐब है। अलबत्ता दूसरी बात कैसे मुमकिन हो सकती है? टेलीविजन कैमरों के सामने हीरा बदलना तकरीबन नामुमकिन है। किट्स ने जवाब दिया। आपने शोबदाबाजों के कमाल तो देखे होंगे मिस्टर किट्स, हमारे चीन में तो ये मुजाहिरे आम है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फोर्ड कार्डन से किसी मशहूर शोबदागर की खिदमात हासिल की हो और उसे कार लाखलस के रूप में वहां भेज रहे हो? ताशु ने कहा। अरे गुड शो, वाकई ऐसा मुमकिन है। हर बात मुमकिन है, फिर अब क्या किया जाए? क्या कार लाखलस को शनाख्त से पहले अगवा कर लिया जाए? किट्स ने कहा। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? असल हीरा तो कैबिन में पड़ा रहेगा। अलबत्ता ये हो सकता है
कि जब कार्ल आक्लेस हीरा तब्दील कर लिए तो उसे अगवा करके उसे असल हीरा हासिल कर लिया जाए ताकि हीरा फोर्ट कार्नेस के पास ना पहुंच जाए। ताइशू ने कहा, वेरी गुड मिस्टर ताइशू, आपकी जहानत के मुतालिक जैसे सुना था आप उससे कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन एक बात है कि इस तरह हीरे की मलकियत तो गैर कानूनी हो जाएगी। किट्स ने फ़ौरन मुस्कुराते हुए कहा, फोर्ट कार्नेस अगर उसे चुरा लेते हैं तब भी तो हमने उनसे हीरा हासिल करना है, इस वक्त भी तो ये गैर कानूनी होगा। ताइशू ने जवाब दिया, मैं सारी बात समझ गया, ठीक है, अगर कार्ल आक्लेस ने यहाँ में ऐलान कर दिया कि हीरा नकली है तो हम कार्ल आक्लेस को अगवा कर लेंगे, और अगर उसने कहा कि हीरा असली है तो हम उसे नीलामी में खरीद लेंगे। ओके, किट्स ने कहा। वेरी ओके, ताशु ने कहा, मैं भी इसके इंतजामात कराता हूँ। किट्स ने कहा, फिर उसने करीब पड़ा हुआ टेलीफोन उठाया और अपने ग्रुप को तेजी से हिदायत देने में मसरूफ हो गया, क्योंकि शनाख्त में सिर्फ 1 घंटे का वक्त रहता था। उन्होंने सिर्फ इस जगह पता चलाने के लिए मेंबरों से कहा जहां हुकूमत ने कार्ल आक्लेस को ठहराया था। अभी थोड़ी देर में उस जगह का पता चल जाएगा जहां कार्ल आक्लेस को ठहराया गया है। जाहिर है शनाख्त के बाद कार्ल आक्लेस को वहीं लाया जाएगा, वहां पहुंचते हम छापा मार कर उसे अगवा कर लेंगे। किट्स ने टेलीफोन रखते हुए कहा। इसके अलावा सिडनी हॉल से उसकी रिहाइशगाह तक भी अपने आप मेंबरों को खुफिया निगरानी पर तैनात कर दें, क्योंकि हो सकता है कि नकली होने के ऐलान के साथ ही सिडनी हकाम बौखला जाए और कार्ल आक्लेस उनकी बौखलाहट से फ़ायदा उठाते हुए बाहर निकल आए और वहाँ ही हीरा अपने किसी साथी को ट्रांसफ़र कर दे। ताइशू ने कहा, गुड, वाकई इस बात का तो मुझे ख्याल भी नहीं आया। ठीक है, ऐसे ही होगा, किट्स ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। तकरीबन 15 मिनट बाद टेलीफोन की घंटी बज उठी और किट्स ने टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया। यस, किट्स स्पीकिंग। किट्स ने सख्त लहजे में कहा, जनाब, कार्ल आक्लेस की रिहाइशगाह का पता चला लिया है। उसकी रिहाइशगाह वेस्टर्न गार्नियल में मौजूद है। उसे अभी अभी एक मखसूस कार में सिडनी हॉल में ले जाया गया है। रिहाइशगाह पर सादा लिबास में फौजी पहरा दे रहे हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। आओ, ठीक है, तुम ऐसे करो, तमाम तजुर्बाकार साथियों को साथ लेकर सिडनी हॉल से कार्ल आक्लेस की रिहाइशगाह तक फैला दो। उन्हें बहुत खुफिया रहकर निगरानी करनी है। अगर कार्ल आक्लेस को कार में वापस रिहाइशगाह पर पहुंचाया जाए तो फिर तुमने मुझसे इजाज़त लेकर वहां छापा मारना है और कार्ल आक्लेस को फौरी तौर पर अगवा कर लेना है। और अगर सिडनी हॉल से वैसे ही निकल आए तो उन्हें किसी से मिलने से पहले अगवा कर लिया जाए। लेकिन तुमने खुद टेलीविजन पर मौजूद रहना है। अगर हीरा नकली हो तो कार्ल आक्लेस को अगवा किया जाएगा, अगर हीरा असली करार दिया जाए तो फिर किसी एग्जाम की ज़रूरत नहीं। किट्स ने तफसील बताते हुए कहा, कार्ल आक्लेस से क्या हासिल करना है ताकि हम उसी हिसाब से उसे अगवा करें, ऐसा ना हो कि हम वो चीज़ वहीं छोड़ आएँ। दूसरी तरफ से पूछा गया, ठीक है, हमारा ख्याल है कि कार्ल आक्लेस शिनाख्त के दौरान डायमंड ऑफ डेथ को तब्दील करेगा। वो खुद फोर्ट कार्नर्स का नुमाइंदा है। क्रिट्स ने कहा, ओके, मैं समझ गया, अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। दूसरी तरफ से कहा गया, ठीक है, तमाम काम इंतहाई होशियारी से होना चाहिए। क्रिट्स ने साफ लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। चूँकि 10 बजने वाले थे, इसलिए वो दोनों उठकर दूसरे कमरे में चले गए ताकि वहाँ इत्मीनान से बैठकर टीवी पर हीरे की शिनाख्त की कार्रवाई देख सकें। फिर टीवी देखते ही वो समझ गए कि कार्ल आक्लेस ने वाकई हाथ दिखाया है। शो खत्म होते ही किट्स ने फ़ोन पर कार्ल आक्लेस को इंतहाई होशियारी से अगवा करने का हुक्म दिया। तकरीबन आधे घंटे की मुसलसल इंतजार के बाद अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। किट्स ने तेज़ी से रिसीवर उठा लिया। यस, किट्स स्पीकिंग। किट्स ने तेज़ लहजे में कहा, जनाब, ये अहम इत्तला है, कार्ल आक्लेस की कार को वापसी के दौरान रास्ते में हादसा पेश आ गया और कार्ल आक्लेस जख्मी हो गया है। उसे अस्पताल ले जाया गया है, इसलिए हम सड़क पर मुदाखलत ना कर सके। लेकिन अब हमने पूरे अस्पताल छान मारे हैं, कार्ल आक्लेस को किसी अस्पताल में भी दाखिल नहीं किया गया। दूसरी तरफ से कहा गया, अरे तो तुम कार्ल आक्लेस को गंवा बैठे। किट्स ने गुस्से से चीखते हुए कहा, जनाब, आपने खुद ही हुक्म दिया था कि अगर वो सरकारी निगरानी में आए तो उसे सिर्फ रिहाइश गाह से अगवा किया जाए, बाकी रास्ते निगरानी की जाए। रास्ते में से हादसा पेश आ गया और वो लुढ़कती हुई उलट गई कार। इस वक्त हमारा सिर्फ एक आदमी दूर से निगरानी कर रहा था। दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया, कौन ले गया है उसे? किट्स ने पूछा, जनाब, किस्सा हैरत अंगेज, जिस जगह हादसा हुआ है वहाँ एक एशियाई नौजवान कार में पहले पहुंचा था। उसने कार एक तरफ दरख्तों में छुपा दी है, फिर खुद कार से उतरकर वो सड़क पर आया। उसने जेब से कुछ निकाल कर सड़क पर फेंका और एक स्तून की आड़ में छुपकर बैठ गया। जिस जगह उसने कुछ फेंका था वहाँ हादसा हुआ। नौजवान हादसा होते ही तेजी से कार की तरफ लपका। कार्ल आक्लेस इस वक्त जख्मी हालत से बाहर आ रहा था। इस एशियाई नौजवान ने कार्ल आक्लेस को लटाया और बड़ी तेजी से उसकी तलाशी ली। फिर उसने उसकी दाईं आस्तीन में हाथ डाला और वहाँ से एक हीरा बरामद किया। फिर उसने जेब में हाथ डालकर दूसरा हीरा निकाला और उसे वापस कार्ल आक्लेस की आस्तीन में डाल दिया। उसके बाद वो तेज़ी से अपनी कार की तरफ बढ़ा और उसने कार से आगे बढ़कर एक बड़े दरख्त की खोह में हाथ डाला, फिर निकाल लिया। फिर वो तेज़ी से वापस सड़क पर आया। उसने वहाँ से कुछ चुनकर जेब में डाला और दोबारा कार्ल आक्लेस की तरफ बढ़ा। ये सब कुछ इंतहाई तेज़ी और ब्रक रफ्तारी से किया गया। इतनी देर में वहाँ 2 कारें मुखालिफ 2 सिमतों से आकर रुकी। उनमें से एक ने कार्ल आक्लेस को उठाया और चली गई, जबकि दूसरी ने ड्राइवर को उठाया और चली गई। ड्राइवर को जनरल अस्पताल में दाखिल कर दिया गया, जबकि कार्ल आक्लेस का पता नहीं चल रहा। अलबत्ता हमारे आदमी ने उसका कार का नंबर नोट कर लिया जिसमें कार्ल आक्लेस को ले जाया गया था। वो इस तरह कार
इस तरह कार्ल लाकलस को तलाश किया जा सकता है। दूसरी तरफ से तफसील बताते हुए कहा गया, अरे फिर वो हीरा इसी तरह की खो में मौजूद होगा। वो एशियाई नौजवान भी किसी मुजरिम तंजीम से ताल्लुक़ रखता होगा और जिस तरह हमने कार्ल लाकलस को अगवा करके असल हीरा हासिल करने की कोशिश की है, उससे रास्ते में ही वो काम कर लिया और आइंदा तलाशी से बचने के लिए उसने हीरा दरख्त की खो में डाल दिया होगा ताकि जब सब मामला साफ़ हो जाए, तो इत्मीनान से हीरा वहाँ से निकाल ले। तुम अपने आदमी को कहो कि इस रत्ती खो की पूरी तरह तलाश ली और अगर वो हीरा वहाँ से मिले तो उसे यहाँ ले आए। साथ बैठे हुए ताशु ने किट से मुखातिब होकर कहा। वो लाउड माइक पर टेलीफोन पर होने वाली बातचीत सुन रहा था और किट्स ने ताशु की बात दोहरा दी, बेहतर जनाब, लेकिन वहाँ से भी कुछ निकाला नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पुलिस मौजूद है। दूसरी तरफ से कहा गया, ठीक है तुम उस जगह को घेरे रखो, जब सब चले जाएं तो तलाशी लो। किट्स ने जवाब दिया, ओके सर। दूसरी तरफ से कहा गया और किट्स ने भी ओके कहकर रिसीवर रख दिया। ये एशियाई नौजवान कौन हो सकता है जिसने अकेले ही इतनी बड़ी कार्रवाई कर डाली? किट्स ने हैरान होते हुए कहा, एशिया से 2 आदमी यहाँ पहुंचे हैं, एक पाकिस्तान का अली इमरान और दूसरा नागालैंड का कर्नल फरीदी है। दोनों अपने अपने मुल्कों की सीक्रेट सर्विसेज से मुतालिक और इंतहाई खतरनाक समझे जाते हैं। उन दोनों को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। ये कार्रवाई जहाँ तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अली इमरान की होगी, ताइशु ने जवाब दिया। ओह, ये मसला तो फिर बेहद खतरनाक है। अली इमरान का नाम तो मैंने भी सुना है। अगर उसने वाकई हीरा वहाँ रख दिया है और बाद में से ना मिला तो यकीनन हमारे पीछे लग जाएगा। किट्स ने परेशान होते हुए कहा, उसे क्या मालूम कि डाग गैंग ने हीरा निकाल लिया है? हम तो किसी भी मरहले पर सामने नहीं आए। ताइशु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ ठीक है, बहरहाल हीरा मिल जाने के बाद मुझे हेडक्वार्टर को इस बारे में भी मुतला करना पड़ेगा ताकि वो इस सिलसिले में कुछ हिफाजती इकदाम कर लें। किट्स ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ ये बेहतर रहेगा। ताइशु ने सर हिलाते हुए कहा और फिर वो दोनों हीरे की बरामदगी के इंतजार में बैठ गए। तकरीबन आधे घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो किट्स ने तेज़ी से रिसीवर रख दिया। यस, किट्स ने तेज़ लहजे में कहा, जनाब हमने हीरा हासिल कर लिया है। पुलिस के जाने के बाद कुछ और लोग भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने ज़मीन की तलाशी ली और फिर चले गए। वो भी एशियाई थे। उनके जाने के बाद हमने खो में हाथ डाला तो उसमें हीरा मौजूद था। हम उसे लेकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ से कहा गया, जल्दी पहुँचो और इंतहाई एहतियात से। किट्स ने मुसरत भरे लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। ताइशु का चेहरा मुसरत से खिला पड़ा था।